हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कॉमर्स का जो पेपर 2 है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एंड इस सीरीज में आज मेरा 5th लेक्चर वीडियो है। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत डिटेल में 2017-18 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले 4 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। ठीक है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिख रहे हैं इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और यही है सिलेबस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। कुछ चैप्टर्स और है जो मैं आने वाले समय में अपलोड कर दूंगी, बट फिलहाल ये मेजर पोर्शन है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एंड सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस किया है डिटेल में। इसके नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे, लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे, सब मैंने बताया है। तो ये वीडियो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। ठीक है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको विजिबल है? विच वन ऑफ द, मुझे यहां से नहीं दिख रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर। क्या आपको दिख रहा है? तो चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ रेड्रेसल एजेंसी विच विल डील विद द डिस्प्यूट ऑफ अ कंज्यूमर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर, यानी इन चारों में से कौन सा गवर्निंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन सी रेड्रेसल एजेंसी में कंज्यूमर जाएगा। जब कंज्यूमर को कोई डिस्प्यूट होता है, कंज्यूमर का कोई ग्रीवियांसेस है, डिस्प्यूट है, तो किस रेड्रेसल एजेंसी में कंज्यूमर जाएगा, वो किस बात से डिसाइड होता है, कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है इन चारों में से, ये आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पिछले कुछ लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बस वहां पे यही कॉन्सेप्ट था लेकिन पूछने का तरीका अलग था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट कुछ लेक्चर में डिस्कस हुआ है वो क्वेश्चन, कि मैंने आपको बताया है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो रेड्रेसल एजेंसी है वो 3 लेवल पे है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन। नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। ठीक है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, बट नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। ठीक है। अब जो कंज्यूमर का जो डिस्प्यूट है या जो रेड्रेसल है उसकी वैल्यू क्या है, कंप्लेन की जो अमाउंट है, कंप्लेन की जो वैल्यू है ना, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कंज्यूमर किस लेवल पे, किस रेड्रेसल एजेंसी में जाएगा। अगर 1 करोड़ तक का उसका जो क्लेम अमाउंट है या कंप्लेन अमाउंट अगर 1 करोड़ के अंदर तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा कंज्यूमर। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ का केस है तो किस में जाएगा? स्टेट कमीशन में जाएगा। और 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है? डिस्प्यूट, वो किस उसमें जाएगा, किस लेवल पे जाएगा, किस रेड्रेसल एजेंसी पे जाएगा, ये डिपेंड करता है मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व इन द कंप्लेन, यानी कंप्लेन में जो मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेन के लिए किस, ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है इसमें किस पे जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा कि स्टेट कमीशन में जाएगा कि नेशनल कमीशन में जाएगा। ठीक है। तो यही है आंसर। अब देखिए इसमें से कौन सा सही है। पहला क्या है? एरिया ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, तो ये भी नहीं है। अगला क्या है? चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इच्छा है तो कंज्यूमर की ऐसी इच्छा पे नहीं डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, हाँ, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो सोल्ड की गई उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है ना, उस पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर किस लेवल पे जाएगा अपनी कंप्लेन लेके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये एक्चुअली मुझे पास से स्क्रीन बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैंने कैमरे में देखा ये सही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है जून 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। यानी जो सेंट्रल बैंक है वो लोगों की सेविंग, इन्वेस्टमेंट और जो स्पेंडिंग है उसको इम्पैक्ट डाल सकता है। इकोनॉमी में जो भी सेविंग हो रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो भी स्पेंडिंग हो रही है, उसको इम्पैक्ट डालता है किस पॉलिसी से, ये आपको बताना है। क्या फिस्कल पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी से? किस पॉलिसी से इम्पैक्ट डाल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, किस पॉलिसी से इम्पैक्ट डाल सकता है? अब मैं बता दूं ये क्लास 12th, 11th 12th के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इन चारों पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? फिस्कल पॉलिसी होती है पॉलिसी रिलेटेड विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट के क्या खर्चे होंगे, गवर्नमेंट की टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड जो पॉलिसी, जो रूल रेगुलेशन, जो गाइडलाइन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड जो चीजें आती है वो फिस्कल पॉलिसी में आती है। ठीक है, अगला चलिए पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट कैसे इंडिया में और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट किया जा सके, इससे रिलेटेड जो पॉलिसी वगैरह, गाइडलाइन वगैरह बनती है वो सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट है। नाम से ही समझ में आ रहा है। अगला क्या है? फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, यानी पॉलिसी रिलेटेड विद फॉरेन एक्सचेंज, यानी इंडियन करेंसी बाहर की करेंसी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, या कुछ फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फॉरेन ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है, जो भी पॉलिसी है, वो सब किस में आती है? फॉरेन एक्सचेंज में आती है। ठीक है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे ए है नहीं, सी है नहीं, डी है नहीं, तो आप समझ गए होंगे बी इज द ऑप्शन, बी इज द आंसर, मॉनेटरी पॉलिसी। पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में वैसे भी मैं बता देती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी से सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में मनी की कितनी सप्लाई होगी इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है कि रिलीज करना है, क्या करना है, ठीक है, ताकि इसी से तो कंज्यूमर के जो खर्चे हैं, कंज्यूमर की जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, इसी से तो अल्टीमेटली डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है कौन बनाता है? इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई बनाता है। एंड इसका ये क्या करता है? इस पॉलिसी के तहत सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी की। और एक बात और बता दूं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन सारी पॉलिसीज पे सेपरेट वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स पे 70-75 वीडियोस में मैंने डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी के फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। गवर्नमेंट अब इनको कंट्रोल कैसे करेगी, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी कैसे कंट्रोल करेगी? तो सीआरआर, एसएलआर और बहुत सारे टूल हैं, 4 इंपॉर्टेंट टूल हैं। तो फिर ये टूल्स आते हैं उसके अंदर, तो उन पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जरूर मेरा एक वीडियो जो है इस पे मॉनेटरी पॉलिसी पे वो रेफर कर लीजिएगा, जिसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द आंसर। एंड डिटेल आपको पढ़नी है तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। कैपिटलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजीवाद। कैपिटलिज्म मतलब यही होता है ना, पूंजीवाद। तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कैपिटलिज्म का फीचर नहीं है। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? पूंजीवाद। कैपिटलिज्म के पहले आपको फीचर पता होंगे, बेसिकली आपको कैपिटलिज्म के बारे में पता होगा, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले चलिए मैं आपको कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए कैपिटलिज्म के फीचर क्या है? सबसे पहले कैपिटलिज्म क्या कहता है कि प्राइवेट ओनरशिप हो ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन जिन जिन चीजों पे जिन जिन चीजों से होता है उस पे प्राइवेट ओनरशिप हो। ठीक है, कैपिटलिज्म का मोटिव क्या था? प्रॉफिट मोटिव था, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में खूब कंपटीशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर सोवरेनिटी का क्या मतलब है कि कंज्यूमर के पास पावर होता है टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। देखिए कंज्यूमर जो परचेजिंग डिसीजन लेता है, कंज्यूमर जो चीज खरीदेगा वही तो मार्केट में आएगा, तो इसी को कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी।
यानी कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या चीज मार्केट में बिकेगी। कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं तो वो मार्केट में बिकेगा भी नहीं। ठीक है, कंज्यूमर किसी चीज की ज्यादा डिमांड करेगा तो वही प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। तो कंज्यूमर के परचेजिंग डिसीजन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो तो उसको कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, कैपिटलिज्म में का एक और फीचर है कि एंटरप्राइज को फ्रीडम दी गई, फ्रीडम दी जाती है। प्राइस मैकेनिज्म, यानी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक, तो ये सारे फीचर किसके हैं, कैपिटलिज्म में पूंजीवाद के। ये क्या कहता है कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, गवर्नमेंट का कम इंटरवेंशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज्यादा चीजें होने चाहिए, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एंड प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड सप्लाई से डिसाइड होती है। तो ये सब इसके फीचर है। मैंने फीचर्स बता दिए, अब देखते हैं इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। पहला क्या है, इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन बिहेव विद द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सेक्रीफाइस और कॉस्ट। तो हाँ, एक कैपिटलिज्म में चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एसोसिएशन हो, इनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा कमाना। ठीक है, कॉस्ट कम लगे, सेक्रीफाइस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हाँ, ये तो फीचर है। अगला क्या है, द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ईदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कैपिटलिज्म में क्या ऐसा होता है कि जो मेजर मीन ऑफ प्रोडक्शन है ये गवर्नमेंट के पास होते हैं, या फिर यूज इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो ऐसा क्या कैपिटलिज्म में होता है क्या, नहीं, ये तो नहीं होता है ना। कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें होती हैं। ठीक है, तो मिल गया हमें कौन सा फीचर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज आंसर, हमें मिल गया। पर चलिए बाकी पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय compete among themselves as the resource and opportunities are limited। जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, जो एम्प्लॉय है, उनके बीच में कंपटीशन है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हाँ, सही बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो दिस इज द फीचर। अगला क्या है, प्राइस, द इनविजिबल हैंड plays an predominant role in the flow of factor of production and consumption। प्राइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इन फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कंजप्शन होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्राइस का होता है। तो हाँ, ये फीचर है कैपिटलिज्म का। ठीक है, तो हमें वैसे ही मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये फीचर नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, वो एक ईपीजी मॉडल है। इंटरनेशनल बिजनेस में एक ईपीजी मॉडल है, ईपीजी मॉडल, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको मैच कराना है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। हाँ, आपको मैच कराना है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। इथनोसेंट्रिक फर्म, पॉलीसेंट्रिक फर्म, जियोसेंट्रिक फर्म। ठीक है, और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, आपको मैच कराना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपने ईपीजी मॉडल पढ़ा होगा, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ईपीजी, ई फॉर इथनोसेंट्रिक, ई फॉर पॉलीसेंट्रिक, जी फॉर जियोसेंट्रिक। ठीक है, इस मॉडल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है नवंबर 2017 में। ठीक, तो ये मॉडल बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप देखिएगा, खुद ही कर लेंगे। तो देखिए, ईपीजी मॉडल इंटरनेशनल बिजनेस का वो मॉडल है जिसमें तीन डायमेंशन होते हैं, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। एंड ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगली बार ये पूछ ले किसने दिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हार्वर्ड वी पेलमेटर, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब चलिए इन तीनों कॉन्सेप्ट में कहा क्या गया है वो देख लेते हैं। देखिए, इथनो, ये ग्रीक वर्ड है। इथनो, इथनो जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नेशन। तो इथनोसेंट्रिक फर्म वो फर्म होती है जो अपनी होम कंट्री को प्रायोरिटी दे, प्रेफरेंस दे, दैट इज इथनोसेंट्रिक। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस में इथनोसेंट्रिक मतलब होम, जो अपनी होम कंट्री को प्रायोरिटी दे, ठीक है, प्रेफरेंस दे। पॉलीसेंट्रिक मतलब जो होस्ट, पॉलीसेंट्रिक मतलब जो होस्ट कंट्री को प्रायोरिटी दे, वो पॉलीसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब ग्लोबल लेवल पे जो ऑपरेट करे। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक मतलब जो होस्ट कंट्री ओरिएंटेड हो, इथनोसेंट्रिक जो होम कंट्री ओरिएंटेड हो, जियोसेंट्रिक यानी जो ग्लोबल लेवल पे, जियोसेंट्रिक मतलब ग्लोबल लेवल पे जो करे, यानी होम भी हो, होस्ट भी हो। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इथनोसेंट्रिज्म मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस फॉर एम्प्लॉय फ्रॉम द कंपनीज होम कंट्री। इथनोसेंट्रिक मतलब जो होम कंट्री को प्रायोरिटी दे, प्रेफरेंस दे। पॉलीसेंट्रिक मतलब जो होस्ट कंट्री को प्रायोरिटी दे। जियोसेंट्रिक मतलब जो बेस्ट हो, चाहे होम का हो चाहे होस्ट का हो। ठीक है, ये देखिए, होम कंट्री ओरिएंटेड, ये होस्ट कंट्री ओरिएंटेड, ये ग्लोबल ओरिएंटेड।
तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए करना शुरू करते हैं, मैच कराते हैं। भाई अगेन एक या दो भी आपने सही मैच कर लिया ना तो हो जाएगा। पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक किससे मैच हो रहा है? फॉलो अ होस्ट, एक बार स्क्रीन को नहीं रहने दे, स्क्रीन नहीं क्लियर करती हूँ। पॉलीसेंट्रिक फॉर्म देखिए, फॉलो अ होस्ट मार्केट पॉलिसी। पॉलीसेंट्रिक फॉर्म होती है जो होस्ट मार्केट पॉलिसी फॉलो करे, तो पॉलीसेंट्रिक इज अबाउट होस्ट कंट्री, ठीक है। तो ये बी किससे मैच हुआ? 3 से। तो देखिए बी 3 से कहाँ मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है। और अगर मैं इसके लिए श्योर हूं, मुझे पता है इथनोसेंट्रिक होम कंट्री ओरिएंटेड होता है, पॉलीसेंट्रिक होस्ट, जियोसेंट्रिक ग्लोबल लेवल, तो मैं तो इसके लिए श्योर हूं ना, और ये मैच हो रहा है, यानी मुझे पता चल गया कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो अगर आप एक भी मैच करा लिया और उसके लिए 100% श्योर है तो हो जाएगा क्वेश्चन। पर चलिए और भी देख लेते हैं। अगला जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक, अब इसके लिए ये दोनों बचे हैं। जियोसेंट्रिक क्या है? मेंटेन अ बैलेंस इन द होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। सेल्डम डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसी। तो बेसिकली जियो सेंट्रिक में क्या होता है? होम और होस्ट दोनों को फॉलो करता है जियो सेंट्रिक में, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है ना, होम होस्ट दोनों। सी किससे मैच होगा? 1 से। तो देखिए हाँ सही, सी 1 से मैच हो रहा है, और एक यहाँ पे भी हो रहा है ना, लेकिन ये तो नहीं है, बी तो 2 पे नहीं हो रहा है ना, तो यानी यही आंसर होगा। तो जियो सेंट्रिक क्या होता है? जहां पे बैलेंस होता है, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन होम एंड होस्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, ठीक है। और फिर इथनो आपका इससे मैच हो जाएगा। तो यानी हमें समझ में आ गया है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड ईपीजी मॉडल भी काफी इंपॉर्टेंट है, करके एग्जाम में जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, आया है नवंबर 2017 में। नवंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये आज आए 2025 में, अभी एग्जाम होने जा रहा है जून 2025 में, तो ये अगर 2025 में आए तब इसका आंसर क्या होगा? वैसे 2017 में जब आया था तो भी वही आंसर था जो अब आएगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अभी उस पे करंट उस पे बेस्ड है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया से जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट, उसमें लार्जेस्ट शेयर किसका है? क्या एग्रीकल्चर एंड अलाइड कॉमोडिटी का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का है, हैंडीक्राफ्ट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है? किसका है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको आइडिया होगा कि इंडिया से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं 2025 में, वो टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से ये जो प्रोडक्ट होंगे तो आप आंसर बता देंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया के टॉप 5 प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से 2025 में, आज की तारीख पे जो टॉप 5 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं जिनका शेयर सबसे ज्यादा है, इंडिया का एक्सपोर्ट अगर 100% है तो 100% में सबसे ज्यादा स्टेक इन प्रोडक्ट्स का है। सबसे ज्यादा स्टेक जो है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंडिया से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी, उसके बाद ऑटोमोबाइल, देन टेक्सटाइल एंड गारमेंट, ठीक है। तो अब आप इसको जरा देख लीजिए, यहाँ पे क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह दिया है? नहीं दिया है, यानी और फार्मास्यूटिकल दिया है? नहीं। जेम्स एंड ज्वेलरी दिया है, यानी हम बात करें वैसे ये इंडिया के एक्सपोर्ट में ये तीसरा नंबर है जेम्स एंड ज्वेलरी का। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल होता है, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बाकी तो दिए ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे ज्यादा शेयर होता है, लार्जेस्ट शेयर है एक्सपोर्ट में, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक गुड, हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड कमोडिटी, ठीक है। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग ये एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।